दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स का ये ग्रुप अंतरिक्ष में मिशन करते हुए एक ऐसे अनजान प्लैनेट पर पहुंच गया था जहां ऐसी खतरनाक और जानलेवा चीजें होती हैं जिन्होंने सभी एस्ट्रोनॉट्स को प्लैनेट के ऊपर कैद कर लिया। इस कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़े नोस्ट्रॉक नाम की स्पेसशिप को दिखाते हुए होती है। स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे जो अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए होते हैं। ये स्लीपिंग चैम्बर्स एस्ट्रोनॉट्स को क्रायो स्लीप में लेकर जाते थे। अगर वो स्लीपिंग चैम्बर्स में मौजूद रहेंगे तब ये टाइम काफी इजीली निकल जाएगा। साथ ही साथ वो खाने पीने की चीजें भी बहुत ही कम यूज कर पाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप में कुछ टेक्निकल खराबी आने की वजह से सारे एस्ट्रोनॉट्स के स्लीपिंग चैम्बर्स अपने आप ही ओपन हो गए थे, जिसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स इतने समय बाद मिलने की वजह से छोटी सी पार्टी कर रहे थे। कोई ड्रिंक्स कर रहा था तो कोई सिगरेट पी रहा था। हालांकि स्पेसशिप के अंदर सिगरेट पीना बिल्कुल ही मना होता है, लेकिन ये स्पेसशिप बाकी स्पेसशिप से बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। जैसे कि इससे पहले नोस्टॉक कंपनी के जो सारे स्पेसशिप होते थे उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ एक एआई रोबोट भी शामिल होता था जो एस्ट्रोनॉट्स के स्लीपिंग चैम्बर्स में जाने के बाद पूरे स्पेसशिप की देखरेख करेगा। लेकिन अब ये सारी चीजें ऑटोमेट कर दी गई हैं। जैसे कि अब के एडवांस स्पेसशिप में कोई भी रोबोट शामिल नहीं होता, बल्कि ये सब तो स्पेसशिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। इन सभी एस्ट्रोनॉट्स का मिशन था कि अंतरिक्ष में अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर जीवन की खोज करना, पर इतनी ज्यादा रिसर्च के बाद उन एस्ट्रोनॉट्स को अभी तक कोई भी खास रिजल्ट मिला नहीं होता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स ने डिसाइड किया कि वो वापस से पृथ्वी की तरफ चले जाएंगे। अब अपनी स्पेसशिप की डायरेक्शन अर्थ की तरफ मोड़ने के बाद कुछ ही समय में स्पेसशिप के एआई को पास ही वाले प्लैनेट से सिग्नल्स आने लगे थे। इसीलिए अब उनकी स्पेसशिप ऑटोमेटिकली उस प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगती है। रिप्ले नाम की एक एस्ट्रोनॉट अपने साथियों से कह रही थी कि हमें इस प्लैनेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और अब तो हम पृथ्वी की तरफ जा रहे थे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अचानक ये डिसीजन क्यों लिया? कैप्टन ऐश ये जवाब देते हैं कि शायद उस प्लैनेट पर जरूर कुछ होगा, इसीलिए हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वहां लेकर जाना चाहता है। हालांकि रिप्ले कह रही थी कि हमें स्पेसशिप को मैन्युअली कंट्रोल करके वापस अर्थ की तरफ निकलना चाहिए, लेकिन ऐश बताता है कि अगर हमने कंपनी को कोई भी रिजल्ट निकाल कर नहीं दिए ना, तब वो हमें पूरे के पूरे पैसे देंगे ही नहीं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम किसी अनजान प्लैनेट पर जाकर वहां पर जीवन की खोज करें। अब सारे एस्ट्रोनॉट्स इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। देखते ही देखते उनकी स्पेसशिप उस अनजान प्लैनेट के काफी पास पहुंच गई थी। अब 3 एस्ट्रोनॉट्स केन, डेलन और लिम्बार्ड एक छोटी सी स्पेसशिप लेकर प्लैनेट पर लैंड होने के लिए चले गए थे। उन सभी को सिर्फ ये पता करना था कि प्लैनेट का एनवायरनमेंट कैसा है और फिर क्या उस प्लैनेट पर कोई भी जीव जंतु मौजूद भी है कि नहीं। केन, लिम्बार्ड और डेलन लगातार अपने रिसर्च को प्लैनेट पर उतरकर जारी रखते हैं। उन तीनों ने पहले चेक किया कि इस प्लैनेट का वातावरण हमारे अर्थ के वातावरण से कितना अलग है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद रिप्ले और बाकी सब उन तीनों की टेक्निकली मदद कर रहे थे। यहाँ पर हमें कैप्टन ऐश के बिहेवियर में कुछ अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन उन बेचारे एस्ट्रोनॉट्स को ये क्या पता था कि आगे चलकर जो खतरनाक मुसीबत आने वाली है उसकी सारी जड़ कैप्टन ऐश है। यहाँ पर जब वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स प्लैनेट पर उतरकर अपनी रिसर्च करने लग जाते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई दी थी। ये स्पेसशिप देखने से ही किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन की लगती है जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे थे। साथ ही साथ उन्हें वहाँ पर एक और स्पेसशिप दिखाई देती है जो और किसी की नहीं बल्कि नोस्टॉक ऑर्गेनाइजेशन की थी। ये स्पेसशिप पिछले मिशन की होती है जो इस प्लैनेट पर आकर खो गया था, लेकिन इसका राज अभी तक किसी को नहीं पता कि उन एस्ट्रोनॉट्स की मौत कैसे हुई। केन, डेलन और लिम्बार्ड जल्द से जल्द उस बड़े से स्पेसशिप के अंदर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे। वहाँ पर उन्हें एक एस्ट्रोनॉट्स की बहुत सारी चीजें मिलती हैं और इन्हीं सारी चीजों में से बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ नोस्ट्रॉक स्पेसशिप में रिप्ले इन्हीं सिग्नल्स को काफी अच्छे से स्टडी कर रही थी। सिग्नल्स को अच्छे से डीकोड करने के बाद उसे ये शॉकिंग बात पता चली कि ये सिग्नल्स उन्हें प्लैनेट की तरफ बुलाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से दूर जाने के लिए कह रही थी, और ये उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स ने किया होता है जो पिछले मिशन में इस प्लैनेट पर आए थे। रिप्ले को खतरे का अंदाजा हो गया था। वहीं उस प्लैनेट की स्पेसशिप में केन, लिम्बार्ड और डेलन एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां से स्पेसशिप को कंट्रोल किया जाता था। देखने पर पता चलता है कि ये जरूर किसी एडवांस एलियन की स्पेसशिप है। वहां पर तो एक बहुत ही बड़ी दूरबीन टाइप की चीज रखी होती है। जब उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने उस दूरबीन के अंदर देखा तब ये सीधा पॉइंट कर रही थी अर्थ की तरफ। केन को ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं समझती, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि जो भी एलियंस इस प्लैनेट
प्लेनेट पर रहा करते थे वो पृथ्वी को अच्छे से स्टडी कर रहे होते हैं। स्पेसशिप का वो पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही डायनेमिकली बनाया गया था, जिससे कि स्पेसशिप का वजन भारी होने पर भी एलियंस की स्पेसशिप काफी आसानी से और बहुत ही तेजी से उड़ सकती थी। यहाँ रिप्ले जो स्पेसशिप के अंदर मौजूद थी वो चाहती थी कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स को जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर वापस बुला लिया जाए, लेकिन कैप्टन ऐश पता नहीं क्यों उससे मना कर रहा था। वो कहता है कि हमें रैंडम सिग्नल्स मिलते ही रहते हैं और तुम उन तीनों को अपनी रिसर्च में परेशान मत करो क्योंकि वो बिजी हैं। अब देखते ही देखते वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ छोटे छोटे अजीब टाइप के बॉक्सेस रखे होते हैं। ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। अब यहाँ केन नाम का एक एस्ट्रोनॉट उन्हीं बॉक्सेस के पास जाकर चेक करने लग जाता है। दरअसल ये उन्हीं खतरनाक जीनोमॉर्फ एलियंस के अंडे होते हैं जो कुछ समय पहले इस प्लेनेट पर राज किया करते थे। जीनोमॉर्फ एलियंस के ये अंडे किसी भी जिंदा चीज के क्लोज में आने पर एक्टिवेट हो जाते थे, क्योंकि अब केन तो बिना इन सारी चीजों के बारे में जाने उस अंडे को छूने लग जाता है। तभी अचानक अंडा फूटने लगा था और उसके अंदर से एक छोटा सा क्रिएचर डायरेक्टली केन के हेलमेट पर चला जाता है। वो तो केन के हेलमेट को पूरा तोड़ने लगा था। जब केन की आवाज डेलन और लिम्बार्ड सुनते हैं तब वो जल्द से जल्द उसकी मदद करने आ गए थे। उस छोटे क्रिएचर ने तो अब डायरेक्टली केन के सूट का मिरर तोड़कर उसके चेहरे पर अच्छी तरीके से चिपक गया था। डेलन और लिम्बार्ड इस पूरी सिचुएशन के बारे में कैप्टन ऐश और रिप्ले को बताते हैं। रिप्ले नहीं समझ पा रही होती है कि आखिर इस प्लेनेट पर ये सारी चीजें कब से प्रेजेंट हैं और हमसे पहले जो स्पेसशिप इस प्लेनेट पर आई थी उन्होंने इन सारे एलियंस के प्रेजेंट होने की खबर पृथ्वी वालों के ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों नहीं दी थी। रिप्ले को दाल में कुछ काला लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ केन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डेलन और लिम्बार्ड केन को पकड़कर अपनी स्पेसशिप में लेकर आने ही वाले होते हैं। तब जाकर रिप्ले ने बताया कि हम ये खतरा बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि केन के बॉडी में एक अजीब तरीके का क्रिएचर जुड़ चुका है। तब अगर गलती से इस अनजान एलियन का कोई भी पार्ट हमारे स्पेसशिप से जुड़ जाएगा तो ये पृथ्वी वालों के लिए काफी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि कभी न कभी तो हम सब पृथ्वी पर लौटेंगे जरूर। लेकिन डेलन और लिम्बार्ड रिप्ले को कन्विंस करते रहते हैं कि ये बात रूल्स फॉलो करने की नहीं बल्कि अपनी दोस्ती निभाने की है, क्योंकि अगर उन्होंने जल्द से जल्द केन का इलाज नहीं किया ना तो शायद हो सकता है कि ये खतरनाक क्रिएचर केन की जान ले ले। अब तो कैप्टन ऐश भी पता नहीं क्यों केन को बोलने लगे थे कि हम सब केन को अंदर लेकर उसका इलाज करते हैं। इसीलिए अब रिप्ले के परमिशन के बाद केन को जल्द से जल्द अंदर लाया गया, जिसके मुंह पर अब वो छोटा क्रिएचर पूरी तरीके से चिपक चुका था। एक क्वारंटाइन लैब में लेकर जाने के बाद दो एस्ट्रोनॉट्स केन का इलाज करने लगे थे। ताज्जुब की बात ये थी कि केन अभी तक जिंदा था, लेकिन जैसे ही बाकी एस्ट्रोनॉट केन के फेस पर लगे उस क्रिएचर को काटने जाते हैं तभी उस छोटे क्रिएचर ने अपने टेंटिकल की मदद से केन का गला पकड़ लिया था। किसी को नहीं समझता कि आखिर ये सारी चीजें केन के साथ हो क्या रही हैं। केन तो बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है, लेकिन अगले मोमेंट में केन के फेस पर लगा हुआ वो एलियन क्रिएचर अचानक से निकल गया था। उस छोटे क्रिएचर को देखकर रिप्ले और बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। रिप्ले कह रही थी कि हमें इस क्रिएचर को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्रिएचर हमारे साथ स्पेसशिप में वापस अर्थ पर चला गया तब ये इंसानियत के लिए पता नहीं कैसा खतरा बन सकता है। लेकिन कैप्टन ऐश पता नहीं क्यों शुरुआत से इस एलियन क्रिएचर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन ऐश ने कहा कि अगर हम इस क्रिएचर को अपने साथ अर्थ पर लेकर चले जाएं, तब हमारा इतिहास में नाम आ सकता था, क्योंकि अब तक किसी भी स्पेस एजेंसी के लोगों ने इस टाइप के क्रिएचर और जीव को ढूंढा ही नहीं होगा। पर अब अगले मोमेंट में दिखाया गया कि केन अचानक से उठ जाता है। केन तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसीलिए सबको लगता है कि केन को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब तो वो क्रिएचर भी मर चुका है। अब सारे लोग बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। केन के साथी उससे पूछ रहे थे कि जब वो क्रिएचर तुम्हारे मुंह पर लगा था तब तुम्हें कैसा फील हो रहा था। केन उनका जवाब देता ही रहता है, पर तभी केन को खून की उल्टी होने लगी और वो एकदम से गिर गया। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि केन का पूरा सीना फाड़कर एक जीनोमॉर्फ क्रिएचर बाहर निकल चुका है, जो छोटा तो भले से ही था लेकिन बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वो जीनोमॉर्फ एलियन बाहर निकल के स्पेसशिप के अंदर कहीं छुप जाता है। केन की तो बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। रिप्ले अपने बाकी साथियों से कह रही होती है कि हमें उस क्रिएचर को ढूंढकर मारना ही होगा, और कुछ भी हो जाए ये क्रिएचर हमारे साथ अर्थ पर नहीं पहुंचना चाहिए। दरअसल बात ये होती है कि केन के फेस पर जो छोटा सा क्रिएचर चिपका था उसने केन की बॉडी में जीनोमॉर्फ एलियन के बहुत सारे डीएनए डाल दिए थे, और इन जीनोमॉर्फ एलियंस को बड़ा होने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। ये एलियंस तो 1 घंटे के अंदर ही अंदर डीएनए से एक छोटा सा क्रिएचर बन गया, और अब वो एकदम आजाद पूरे स्पेसशिप में घूम रहा है। रिप्ले के सारे साथी अपना अपना हथियार लेकर उस क्रिएचर को
मारने के लिए पीछे पड़ गए थे, लेकिन उन सभी को जरा भी आइडिया ही नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। थोड़ी देर में ही उस जीनोमॉर्फ क्रिएचर ने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया था और अब जीनोमॉर्फ एलियन इतना खतरनाक हो चुका था कि वो किसी भी इंसान को एक बार में ही मारकर खत्म कर सकता था। अब यहाँ एलिस नाम के एक एस्ट्रोनॉट्स ने डिसाइड किया कि वो क्रिएचर का साइज छोटा है, इसीलिए शायद वो स्पेसशिप के एयर डक के अंदर मौजूद हो सकता है। एलिस अब सीधा डक के अंदर घुस गया था उस एलियन को ढूंढने के लिए। दूसरे हाथ में एक हथियार था जिससे कि वो एलियन को मार सके, लेकिन उस हथियार की कोई भी जरूरत ही नहीं होने वाली थी। एलिस जैसे ही थोड़ी देर आगे पहुंचता है, उसे पीछे से कुछ आवाजें आने लगी थी। एलिस जैसे ही पीछे मुड़कर रोशनी आगे करता है, तभी वो जीनोमॉर्फ क्रिएचर जिसका साइज काफी बड़ा हो चुका था, वो ठीक एलिस के सामने होता है, जिसने कि चंद सेकंड्स में एलिस के पूरे सर को ही खा लिया था। लेकिन यहाँ वो जीनोमॉर्फ क्रिएचर एलिस की पूरी बॉडी को नहीं खाता। दरअसल उसका प्लान था कि वो इस स्पेसशिप पर मौजूद सारे लोगों को खत्म करके सारा खाना जमा करके एक ही साथ उन्हें खा ले। इसीलिए वो खतरनाक एलियन क्रिएचर सामने आने वाले सारे एस्ट्रोनॉट्स को मारते ही जा रहा था। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता। तभी यहाँ रिप्ले को अपनी ट्रेनिंग में सिखाई गई एक चीज याद आती है, जैसे कि उनकी स्पेसशिप में एक ऐसा स्मार्ट कंप्यूटर था जो लॉजिकल से लेकर सारे साइंटिफिक क्वेश्चंस की जानकारी रखता था। इसीलिए अब रिप्ले उसी सुपर कंप्यूटर के अंदर जाकर कुछ सवाल पूछने लग जाती है। रिप्ले टाइप कर रही थी कि वो इस खतरनाक एलियन क्रिएचर से कैसे बचे, आखिरकार स्पेसशिप में कोई सीक्रेट चैम्बर मौजूद है कि नहीं। हालांकि रिप्ले ने सुपर कंप्यूटर का इससे भी पहले बहुत बार यूज किया है और हर बार सुपर कंप्यूटर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे ही देती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों सुपर कंप्यूटर ये कहती है कि वो ये सवाल का जवाब नहीं बता सकती, क्योंकि उसे ऑर्डर 937 मिला है जिसके अंदर वो किसी को भी क्रिटिकल आंसर दे ही नहीं सकती। रिप्ले पूछती है कि आखिर ये ऑर्डर किसने दिया। तब जाकर सुपर कंप्यूटर ने बताया कि ये सारी चीजें कैप्टन ऐश के कहने पर की गई हैं। उसने ही कुछ देर पहले मेरी सवाल देने की एबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये बात पता चलने पर रिप्ले डायरेक्टली कैप्टन ऐश से पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और अब तो कैप्टन ऐश पता नहीं क्यों रिप्ले और बाकी एस्ट्रोनॉट्स पर हमला करने लगा था। दरअसल कैप्टन ऐश चाहता था कि वो एलियन क्रिएचर जिंदा रहे। अब यहाँ कैप्टन ऐश और बाकी एस्ट्रोनॉट में काफी हाथापाई होने लग जाती है और इसी लड़ाई के बीच कैप्टन बेन को काफी ज्यादा चोट लगी और उनका सर टूटकर निकल गया। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कैप्टन ऐश की बॉडी के अंदर खून नहीं बल्कि बहुत सारे वायर्स थे, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि कैप्टन ऐश कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट थे। यानी कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे झूठ कहा था और वो जानते थे कि इस प्लेनेट पर एलियन क्रिएचर्स मौजूद हैं। फिर भी उन्होंने इन एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर रिसर्च करने के लिए भेजा था। साथ ही साथ उन लोगों ने एआई रोबोट को भी स्पेसशिप में शामिल किया होता है बिना एस्ट्रोनॉट्स को बताए हुए। स्पेस रिसर्च सेंटर वालों ने एआई रोबोट को उसी तरीके से डिजाइन किया गया था जैसे कि जब एलियन क्रिएचर्स के सैंपल मिल जाएंगे तब इस रोबोट का काम होगा उस सैंपल को प्रोटेक्ट करना, भले ही बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान तक चली जाए। कैप्टन ऐश जिसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो तो अब खुद कहता है कि मैंने ये सारी चीजें मदर कंप्यूटर को कही थी कि वो एलियंस के बारे में कोई भी सॉल्यूशन बाकी एस्ट्रोनॉट्स को प्रोवाइड ही ना करे। लेकिन यहाँ रिप्ले और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पता चल चुका था कि असली खतरा उनकी स्पेसशिप में घूम रहा है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें उस खतरनाक जीनोमॉर्फ क्रिएचर को मारने की कोशिश करनी होगी। रिप्ले अपने बचे हुए एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ हथियार लेकर निकल पड़ती है उस क्रिएचर को मारने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस जीनोमॉर्फ क्रिएचर का साइज अब इतना बड़ा हो चुका है जो उसके सामने टिक ही नहीं सकते। थोड़ी देर आगे जाने के बाद रिप्ले और बाकी एस्ट्रोनॉट्स के सामने वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। रिप्ले तो एकदम अंधाधुंध उस क्रिएचर पर फायरिंग करने लगी थी, लेकिन उस क्रिएचर की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि बंदूक की गोलियां उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही थी। जीनोमॉर्फ क्रिएचर तो बिना डरे रिप्ले के बाकी एस्ट्रोनॉट साथियों को पकड़कर मारते ही रहता है। उस क्रिएचर के मुंह से जो लार निकल रही थी वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होती है, जिससे कि लोहा तक पिघल जा रहा था। जीनोमॉर्फ क्रिएचर इसी टेक्निक का यूज करके एस्ट्रोनॉट्स को मारता है और उन्हें एक साथ जमा करते जाता है, क्योंकि इस क्रिएचर का माइंड सेट जानवरों के ही जैसा था। जानवर पहले जितना हो सके अपने खाने को इकट्ठा करते हैं ताकि वो सब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने खाने को प्रिजर्व कर सके, जिसका मतलब साफ था कि जब तक एलियन क्रिएचर स्पेसशिप पे मौजूद सारे इंसानों को नहीं मार लेगा तब तक वो चैन से बैठेगा ही नहीं। देखते ही देखते एलियन ने सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार दिया था सिवाय रिप्ले के। रिप्ले तो अपने हाथ में फायर गन लेकर एक कोने में बैठी हुई थी। जीनोमॉर्फ क्रिएचर जैसे ही रिप्ले के पास आता वो अपनी फायर गन लेकर उसके पर फायर करने लगती। बंदूक से निकलने वाली आग को देखकर वो क्रिएचर वहां से भागने लगा था, जिससे रिप्ले को ये बात तो पता चल गई
थी कि वो खतरनाक जीनोमॉर्फ क्रिएचर आग से डरता है, पर अब रिप्ले पूरे स्पेसशिप में अकेली थी। इसीलिए सबसे पहले वो अपनी जान बचाकर एक छोटे से स्पेसशिप में चली गई थी, जो देखते ही देखते उनकी मदरशिप से अलग होकर अंतरिक्ष में चले जाता है। रिप्ले को लग रहा था कि वो पूरी तरीके से बच चुकी है, क्योंकि वो जीनोमॉर्फ क्रिएचर तो बड़ी वाली स्पेसशिप में था। लेकिन यहाँ रिप्ले ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी मेन शिप अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगी है, क्योंकि बड़ी शिप से निकलते समय रिप्ले ने वहाँ पर बहुत सारे टाइम बॉम्ब लगा दिए थे, और इन्हीं बॉम्ब्स की वजह से स्पेसशिप तो खत्म हुआ ही साथ वो खतरनाक क्रिएचर भी खत्म हो गया। रिप्ले अब एकदम रिलैक्स फील कर रही थी, यानी कि अब वो बड़ी आसानी से अर्थ पर जा सकती है। पर ये सारी चीजें इतनी भी इजीली खत्म नहीं होने वाली थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। रिप्ले तो एकदम से शॉक ही रह गई थी जब उसे पता चला कि वो खतरनाक क्रिएचर अब उसके छोटे वाले स्पेसशिप में भी आ चुका है, यानी रिप्ले का अब पूरा का पूरा प्लान चौपट हो चुका था। लेकिन यहाँ अब रिप्ले के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था अपनी जान बचाकर उस क्रिएचर से लड़ाई करने का। जीनोमॉर्फ क्रिएचर ने तो बिना टाइम वेस्ट किए रिप्ले पर हमला कर दिया था। रिप्ले के पास तो अब उसकी फ्लेयर गन भी नहीं होती जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए वो लगातार जीनोमॉर्फ क्रिएचर से बचते हुए भागते जा रही थी। पर वो इतने छोटे स्पेसशिप में बचेगी कैसे, ये तो अभी एक मिस्ट्री है। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद रिप्ले को एक आइडिया आया था। रिप्ले ने उस क्रिएचर को कैसे भी एक ऐसी जगह पर ला दिया जहाँ से स्पेसशिप का दरवाजा ओपन किया जा सकता था। रिप्ले दरवाजे के बटन के पास ही खड़ी थी, और जैसे ही वो जीनोमॉर्फ क्रिएचर दरवाजे के पास आता है, रिप्ले ने तुरंत ही वो बटन दबा दिया, जिससे कि स्पेसशिप का दरवाजा अंतरिक्ष के अंदर खुल गया था। वैक्यूम की मदद से जीनोमॉर्फ क्रिएचर अंतरिक्ष के अंदर खींचा चला जाता है। जीनोमॉर्फ एलियन बाहर निकलते ही रिप्ले ने वो दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ रिप्ले ने देखा कि वो क्रिएचर अंतरिक्ष के भी इन्वायरमेंट में जिंदा रह ले रहा है, और अगर वो इसी तरीके से रिप्ले के स्पेसशिप से चिपका रहा तब वो उसके साथ पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, और ऐसा होने पे सभी को अंजाम पता था कि इंसानियत का क्या हालत होगी। रिप्ले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप को एक ऐसे डायरेक्शन में मोड़ती है जिसका इंजन का साइड उस एलियन क्रिएचर की तरफ था। रिप्ले तो अब स्पेसशिप के इंजन को तुरंत ही स्टार्ट कर देती है, जिससे इंजन के पीछे वाले हिस्से से काफी सारी गैस निकलने लगी थी, और अब यही गैस फ्लेमेबल होने के कारण आग पकड़ने लग जाती है, जिसके अंदर वो एलियन क्रिएचर पूरा का पूरा जलने लग जाता है। जैसा कि हमें पता था कि एलियन आग से बहुत ही ज्यादा डरता है, और अब इतनी सारी आग में फंसने के कारण उसकी पूरी बॉडी ही जल चुकी थी। वो जीनोमॉर्फ एलियन तो अब अंतरिक्ष में कहीं दूर चला गया था, यानी कि रिप्ले आखिरकार अपनी जान बचाकर एलियन को खत्म करने में कामयाब हो गई। इन सारी चीजों के बाद रिप्ले पृथ्वी पर कांटेक्ट करती है और उन्हें स्पेसशिप पर हुई सभी चीजों के बारे में बताती है। रिप्ले ने कहा कि उसके साथी एस्ट्रोनॉट्स मारे गए हैं, और अब एक मिनी स्पेसशिप पर वही मौजूद है जो करीब 6 हफ्तों के अंदर अंदर पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। रिप्ले अब उतने टाइम के लिए स्लीपिंग चैम्बर में जाकर सो गई थी, क्योंकि उसके पास स्पेसशिप के अंदर कोई भी रिसोर्सेज बचे ही नहीं थे। तो हाइपर स्लीपिंग चैम्बर में जाने के अलावा उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, और अब इसी तरीके से वो स्लीपिंग चैम्बर में 6 हफ्तों का सफर काटते हुए अर्थ की तरफ निकल पड़ी थी। हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।